Starting with the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Dear students, welcome to the Quick Learn Academy by Arusairam. In today's lecture, we will cover the physics class 10th. It's chapter number 1, review questions plus objective type MCQs. Dear students, before starting this video, if you have not yet subscribed to my channel, then do subscribe my channel, which is Quick Learn Academy by Arusairam, and also hit the bell icon so that you can get the latest updates on the go. Dear students, सबसे पहले फर्स्ट रिव्यू क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, which is 10.1, and its question is, what is simple harmonic motion? What are the necessary condition for the body to execute the simple harmonic motion? डियर स्टूडेंट, सिंपल हार्मोनिक मोशन एक ऐसी टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन है, मींस बॉडी टू एंड फ्रो मूव करती है इस तरह से कि एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के, एंड इट इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन. डियर स्टूडेंट्स, इसकी अगर हम एग्जांपल कंसीडर करते हैं तब आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा कि ये बेसिकली होता क्या है, किस टाइप की मोशन है. इसके लिए आप कंसीडर करें कि आपने एक मैस को स्प्रिंग के साथ या स्ट्रिंग के साथ जो है आपने अटैच कर दिया है. जब मैस रेस्ट के ऊपर होगा तो उस टाइम पे बॉडी विल बी इन एट द मीन पोजीशन. जब आप उसको डिस्प्लेस कराते हैं, अपनी जगह से हटाते हैं, तो जितना आप उसको ज़ोर से लेके जाएंगे, फोर्सफुली लेके जाएंगे, मींस जितनी ज़्यादा एक्सेलरेशन होगी उतना ही ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा. दैट्स वाई वी आर टॉकिंग अबाउट कि एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के, और बॉडी बार बार टू एंड फ्रो मूव करती रहेगी, तब तक करती रहेगी जब तक कि बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आ जाती, विच वाज इट्स मीन पोजीशन. तो डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिकली हम इसको राइट कर सकते हैं कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट होगी. आप जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहे हैं बॉडी को, डिस्प्लेसमेंट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में कवर होगा. दैट्स वाई हेयर वी आर इंडिकेटिंग द नेगेटिव साइन. Now we will talk about the basic conditions to execute the simple harmonic motion. कौन सी basic conditions होनी चाहिए तभी हम simple harmonic motion को execute करा सकते हैं. The first is कि बॉडी को हमेशा वाइब्रेट करते रहना चाहिए अबाउट द फिक्स पोजीशन. सेकेंड इज़ कि एक्सेलरेशन जो है वो हमेशा डायरेक्ट, उसकी डायरेक्शन होनी चाहिए टूवर्ड्स द मीन पोजीशन. थर्ड कंडीशन जो है वो ये है कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन. Now we will talk about 10.2, which is think of the several examples in everyday life of motion that are simple harmonic. Simple harmonic motion की daily life से अगर हम examples को देखें तो वो कौन सी होंगी. Firstly, motion of mass attached to one end of the spring. आप एक स्प्रिंग के साथ मैस को अटैच कर दें और थोड़ा सा आप उसको अगर एक्सेलरेट करते हैं तो वो टू एंड फ्रो जो मूव करता रहेगा, डैट विल एग्जीक्यूट द सिंपल हार्मोनिक मोशन. सेकेंड इज़ मोशन ऑफ बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम. सिंपल पेंडुलम का जो बॉब है, जब आप उसको भी डिस्प्लेस कराते हैं तो आप देखते हैं कि वो टू एंड फ्रो मूव कर रहा है. तो जो मोशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन है, that also execute the simple harmonic motion. थर्ड इज़ मोशन ऑफ बॉल इन बाउल सिस्टम. आप एक बाउल के अंदर जो है वो बॉल को रख दें और उसको आप डिस्प्लेस करा दें फ्रॉम द मीन पोजीशन, तो जो टू एंड फ्रो मूव करती रहेगी बॉल विद इन अ बाउल, that will also exhibit this simple harmonic motion. Fourth is motion of prong of the tuning fork. Tuning fork के जो prongs होते हैं वो भी simple harmonic motion को execute करते हैं. 10.3 is what are damped oscillation. How damping progressively reduces the amplitude of acceleration. Damped oscillations क्या होती हैं और damping जो है
उसमें हम देखते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन कम किस तरह से होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, डैम्प्ड ऑसिलेशंस ऐसी टाइप की ऑसिलेशंस होती हैं जिसमें एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन जो है वो टाइम के साथ साथ कम होता जाता है। मींस पहले तो बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस थी, लेकिन टाइम गुजरने के साथ साथ जो वाइब्रेशंस हैं वो कम होती जाएंगी। डैट विल एग्जीक्यूट द डैम्प्ड ऑसिलेशंस। अब हमने बताना है कि हाउ डैम्पिंग रिड्यूसेस द एम्पलीट्यूड। डैम्पिंग किस तरह से एम्पलीट्यूड को रिड्यूस करता है। डियर स्टूडेंट्स, प्रैक्टिकली हम ये देखते हैं कि जितने भी सिस्टम्स हमारी लाइफ में हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, वहाँ पे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या रेजिस्टेंस होती है वो मोशन को रोकने की कोशिश करती है। और टाइम के साथ साथ अगर आप जो भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसकी मोशन को रिड्यूस अगर कराना चाहते हैं तो यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता पहले से एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन कम होता जाएगा। तो टाइम के साथ साथ जब एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन कम होता है, दैट इज़ एक्चुअली द डैम्प्ड ऑसिलेशन. Now I'll read its answer as practically in all the system the force of friction and the resistance retards the motion, so the system do not oscillate for the long period of time. The friction reduces the mechanical energy of the system as time passes. Due to this reason, damping progressively reduces the amplitude of vibration. 10.4 is how can you define a wave? Elaborate difference between the mechanical and electromagnetic waves. डियर स्टूडेंट्स, वेव क्या होती है? वेव जो है वो किसी पर्टिकुलर मीडियम में जब डिस्टरबेंस आ जाती है, जिसकी वजह से किसी भी मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेशन के अंदर आ जाते हैं, वो आगे पीछे मूव होना शुरू हो जाते हैं और वो इस तरह से मूव करते हैं कि वो अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द ही जो है उनकी मोशन होती है और विद इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो इससे जो है वो वेव का नेम दिया गया है। वेव्स की एग्जांपल्स हैं वाटर वेव्स या वेव्स प्रोड्यूस इन द स्प्रिंग्स एंड द स्ट्रिंग्स। अब हम बात कर लेते हैं कि मैकेनिकल वेव क्या होती है। मैकेनिकल वेव जो है ऐसी टाइप की वेव है जिससे मूव कराने के लिए किसी पर्टिकुलर मीडियम की ज़रूरत होती है, तो उससे मैकेनिकल वेव कहते हैं, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऐसी नहीं होती। Now we'll talk about 10.5, which is distinguish between the longitudinal and the transverse wave with examples. Longitudinal और transverse waves के बारे में हमने बताना है। तो dear students, longitudinal waves ऐसी टाइप ऑफ वेव्स होती हैं जिसमें पार्टिकल्स ऑफ मीडियम आगे पीछे मूव करते हैं। जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है उसमें टू बैक एंड फोर्थ जो मोशन हो रही होगी, दैट इज़ एक्चुअली द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स मोशन। और इसमें कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन जो हैं वो दोनों मिलके लॉन्गिट्यूडनल वेव बनाते हैं। कंप्रेशन वो पॉइंट्स होंगे जहाँ पे पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम बिल्कुल करीब करीब होंगे, जबकि रेयर फ्रैक्शन होंगे जहाँ पे पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम दूर दूर करके होंगे। फॉर एग्जाम्पल साउंड वेव, earthquake, vibration in the gas. डियर स्टूडेंट, जब हम एक दूसरे से बात करते हैं तो हमारी आवाज़ जो पर्टिकुलर डेस्टिनेशन तक पहुंचती है, डैट इज़ एक्चुअली ड्यू टू द लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो हवा के अंदर जो डिस्टरबेंस प्रोड्यूस होती है हमारे बात करने की वजह से, वहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। और जो हमारी आवाज़ आगे से आगे जाती है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो जहाँ पे आवाज़ हमारी ज़्यादा तेज़ी के साथ पहुंचती है या जो हमारे करीब बैठे हुए लोग होते हैं उन्हें हमारी आवाज़ जो है वो मोर क्लियरली सुनाई देती है, वहाँ पे भी जो पार्टिकल जहाँ पे एयर के करीब करीब होंगे उन्हें जो है वो कंप्रेशन कहा जाएगा। जबकि ये जो है एनर्जी ट्रांसफ़र का प्रोसेस रहता है जहाँ पे
फिर दूर दूर पार्टिकल्स होंगे उन्हें रेयर फ्रैक्शन का नेम दिया जाएगा। और ट्रांसवर्स वेव्स कौन सी होती हैं, यहाँ पे पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम जो है वो अप एंड डाउन या परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ द वेव जो है वाइब्रेट करते हैं, उन्हें ट्रांसवर्स वेव कहा जाता है। ट्रांसवर्स वेव में क्रस्ट एंड ट्रफ बनते हैं। क्रस्ट हाईएस्ट पॉइंट को कहा जाता है, जबकि ट्रफ जो है वो लोएस्ट पॉइंट ऑफ द वेव को कहा जाता है। और इसकी एग्जांपल लाइट वेव या वाटर वेव्स हैं। 10.6 इज ड्रॉ ट्रांसवर्स वेव विद एन एम्पलीट्यूड ऑफ 2 सेंटीमीटर एंड द वेवलेंथ ऑफ 4 सेंटीमीटर लेबल्ड एज अ क्रस्ट एंड ट्रफ ऑन अ वेव। डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए आपने अगर इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा हो तो उसमें आपको पता है कि वेव ट्रांसवर्स किस टाइप की होती है। आपने एक ट्रांसवर्स वेव बनानी है। अब जो ट्रांसवर्स वेव जो अपर रीजन है आपका मीन से ऊपर वाला है, दो क्रस्ट के दरमियान जो डिस्टेंस होगा या दो ट्रफ के दरमियान डैट इज़ एक्चुअली द वेवलेंथ। तो वेवलेंथ जो है वो आपने 4 सेंटीमीटर ड्रा करनी है, जबकि एम्पलीट्यूड मींस जो मैक्सिमम हाइट जो आपकी इंडिकेशन है वहाँ पे आपने 2 सेंटीमीटर की लाइन लगा के इस टाइप की आपने वेव बना देनी। 10.7 is drive a relationship between the speed, frequency and the wavelength of wave. Write a formula relating speed of a wave to its time period and the frequency. Dear students, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 ये तीनों क्वेश्चंस आपके साथ जब इस चैप्टर को कम्प्लीटली लेक्चर वाइज में आपके साथ डिस्कस करूँगी तो उनमें इनको कंप्लीट डिटेल के साथ इंशाल्लाह डिस्कस किया जाएगा। सो स्टे कनेक्टेड एंड स्टे ट्यून, ताकि आप मेरे लेक्चर्स जो हैं वहाँ से इन टॉपिक्स को अच्छे तरीके से समझ सकें। ये काफ़ी लॉन्ग थे इसलिए यहाँ पे जो है उनको मेंशन नहीं किया गया। 10.10 is does increasing the frequency of wave also increases the wavelength। क्या फ्रीक्वेंसी के बढ़ाने से वेवलेंथ इंक्रीज करती है? अगर ऐसा नहीं है तो ये दोनों क्वांटिटीज़ किस तरह से रिलेट की गई हैं? डियर स्टूडेंट्स, आपने एक जनरल फार्मूला फॉर द स्पीड ऑफ वेव के बारे में सुना होगा, v इज इक्वल टू एफ लेमडा होता है। अगर आप इसको इंडिकेट इस फॉर्मूले को इन द फॉर्म ऑफ लेमडा एंड फ्रीक्वेंसी करना चाहें, वी कैन आल्सो री राइट द फॉर्मूला ऑफ v इज इक्वल टू एफ लेमडा एज लेमडा इज इक्वल टू v ओवर एफ। इट्स मीन के जो वेवलेंथ है और जो फ्रीक्वेंसी है इन दोनों का इन्वर्स रिलेशन है। आप वेवलेंथ को बढ़ाएंगे फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे वेवलेंथ कम हो जाएगी। इट्स मीन के ये दोनों क्वांटिटीज एक दूसरे के साथ इन्वर्सली रिलेटेड है। नाउ आई एम रीडिंग द होल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एज no, the wavelength does not increase with the increase of the frequency of wave, because frequency depend upon the source which produces the wave per second, but the wavelength of the wave depend upon the magnitude of the vibrating particles. Now we'll talk about what is the relationship between the frequency and the wavelength. Generally, frequency and the wavelength are inversely related, as seen on the screen as lambda is equal to v over f. From this equation we can conclude that frequency of the wave increases and the wavelength decreases. डियर स्टूडेंट्स, ये जो आप के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं आपके फर्स्ट चैप्टर के, इनको भी इंशाल्लाह साथ साथ आपके चैप्टर के डिस्कस किया जाएगा। और अभी इनको मैं डिस्कस नहीं कर रही क्योंकि इसके लिए आपके कंप्लीट थॉरोली तमाम इस चैप्टर के लेक्चर्स को डिस्कस किया हुआ बहुत ज़रूरी है इनको समझने के लिए। नाउ आई एम सिंपली टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट बुक MCQs objective type questions. These are just 9 in number, and now I am reading these questions with the explanation. The first is, which of the following is an example of simple harmonic motion? सिंपल हार्मोनिक मोशन को मैंने आपके साथ कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया है कि किस टाइप की मोशन होती है। अ मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम जो है ये इसकी बेस्ट एग्जांपल है, जबकि मोशन ऑफ सीलिंग फैन या स्पिनिंग ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस या बाउंसिंग बॉल ऑन
फ्लोर। बिल्कुल भी ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल्स नहीं है, जबकि बेस्ट एग्जांपल है मोशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। सो इट्स ऑप्शन ए इज करेक्ट। सेकंड इज, इफ द मास ऑफ द बॉब ऑफ pendulum is increased by a factor of 3, the period of the pendulum's motion will। अगर मैस जो है आप उसको 3 गुना बढ़ा दें तो जो टाइम पीरियड है उसका के ऊपर इस बात का क्या इफेक्ट होगा। डियर स्टूडेंट्स, एज वी नो टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। तो मैथ्स का तो कोई इस फॉर्मूले में जो मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया, इसमें मैथ्स का कोई रिलेशन ही नहीं है। दैट्स वाई ये इंडिपेंडेंट है। तो इस मैथ्स को चाहे आप इंक्रीज़ करें या डिक्रीज़ करें, इसका टाइम पीरियड के ऊपर बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं होगा। सो इट्स करेक्ट ऑप्शन इज़ बी, विच इज़ रिमेन्स द सेम। थर्ड इज़, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कैन बी यूज टू प्रोड्यूस बोथ आर ट्रांसवर्स एंड अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। कौन सी डिवाइस है जो कि ट्रांसवर्स वेव भी प्रोड्यूस कराती है जबकि लॉन्गिट्यूडनल भी। इट्स करेक्ट ऑप्शन इज सी, विच इज़ अ हेलिकल स्प्रिंग, जिसे हम स्लिंकी भी बोलते हैं। फोर्थ इज़ वेव्स ट्रांसफ़र। वेव का टारगेट क्या होता है? वेव्स ने हमेशा एनर्जी को ट्रांसफ़र कराना होता है। सो इट्स करेक्ट ऑप्शन इज़ ए। फिफ्थ इज़, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मेथड ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र। एनर्जी ट्रांसफ़र का कौन सा मेथड है? आपको पता है कंडक्शन से भी एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, radiation and wave motion. So all of them is the best answer. Six is, in a vacuum all the electromagnetic waves have the same। वैक्यूम में electromagnetic waves की same speed होती है। So its correct option is A। Seven is, 7 MCQ is a large ripple tank with a vibrator working at a frequency of 30 Hz produces 25 complete waves in a distance of 50 centimeter. The velocity of the wave is, dear students, frequency की value 30 Hz है, f is equal to 30 Hz, जबकि number of waves जो हैं वो 25 हैं, और जो distance है वो आपके पास जो है 50 सेंटीमीटर है। तो आपने वेलोसिटी के बारे में बताना है। इसके लिए डियर स्टूडेंट्स, आप अपनी बुक के ऊपर लिख लें कि वेवलेंथ ऑफ द सिंगल वेव, उसको फाइंड आउट करने के लिए आपको 50 डिवाइडेड बाय 25 कराना होगा, जो कि 2 सेंटीमीटर के इक्वल आएगा। एंड बाय यूजिंग द फार्मूला ऑफ v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, आपने f की जगह पे 30 पुट करना है, लैम्डा की जगह पे 2 आ जाएगा। देन यू विल गेट द आंसर ऑफ 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 8 MCQ is, which of the following characteristic of wave is independent of the other। कौन सी वेव की करेक्टरिस्टिक है जो किसी भी और फैक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं करती, बिल्कुल इंडिपेंडेंट है? एम्पलीट्यूड। सो इट्स करेक्ट ऑप्शन इज सी। 9 इज, द रिलेशनशिप बिटवीन वी एफ एंड लेमडा ऑफ द वेव इज। वी एफ और लेमडा जो कि हम लोग स्पीड ऑफ द वेव फॉर्मूला या वेलोसिटी ऑफ द वेव को कैलकुलेट करने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला आपकी बुक के ऊपर गिवन है, जो कि बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स में भी यूटिलाइज किया जाता है। दैट इज़ v इज़ इक्वल टू एफ लेमडा। सो इट्स करेक्ट ऑप्शन इज़ बी, विच इज़ एफ लेमडा इज़ इक्वल टू बी। डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने कंप्लीट डिस्कस कर लिया है रिव्यू क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 1 physics plus its objective type MCQs. Dear students, I hope you all like my video. If you like my video, then do like, share, comment and subscribe to my channel, which is Quick Learn Academy by Arusairam. And thank you so much for listening.